हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का बाई वीकली करंट अफेयर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ आइटम ओरियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में है। नासा ने एक अभी लूनर मिशन भेजा था आर्टेमिस 1 के नाम से। इस आर्टेमिस 1 मिशन का मेन पर्पस ये था कि ह्यूमंस को मून के ऊपर लैंड करवाना है। इसके अलावा पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करना है कि कैसे ह्यूमन के स्टे को मून के सरफेस के ऊपर एक्सटेंड किया जा सकता है। सो इसके लिए इन्होंने जो मिशन था उसका नाम आर्टेमिस 1 था, और जो कैप्सूल यूज़ किया गया था, जो व्हीकल यूज़ किया गया था जिसमें ह्यूमन को भेजा जाएगा फ्यूचर में, वो ओरियन स्पेस कैप्सूल है। सो एक्चुअली क्या था कि ये एक टेस्ट फ्लाइट थी। इस टेस्ट फ्लाइट के अंदर इन्होंने आर्टेमिस 1 मिशन में सिम्युलेटेड क्रू को ऊपर भेजा था। एक्चुअली ये 3 मैनिक्वीन्स इसमें डाले गए थे इस कैप्सूल में, ओरियन कैप्सूल में, और उनको वायर किया गया था सेंसर्स के साथ। वो जो मैनिक्वीन्स थे उन्होंने एग्जैक्ट ऐसे मिमिक किया कि जैसे ह्यूमन की बोन्स करेंगी रिएक्ट, या फिर जैसे ह्यूमन की स्किन, सॉफ्ट टिश्यू, या फिर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो रिएक्ट करेंगी इन द प्रेजेंस ऑफ सेम प्रेशर, या फिर जब कोई भी आर्टिफैक्ट या फिर कोई भी ह्यूमन बॉडी जब स्पेस में जाएगी तो जिस हिसाब से वो परफॉर्म करेगी, जो वो रिस्पॉन्स देगी, वैसा ही रिस्पॉन्स ये सेंसर्स के थ्रू इनको फील करवाया गया और उनको सेंसर्स के थ्रू नोट किया गया। अब इसमें क्या था कि एक तो ये चीज़ है, दूसरा इसमें एक नई टेक्निक यूज़ की गई थी लैंडिंग के लिए, कि जब स्पेस कैप्सूल वापस धरती के सरफेस के ऊपर आएगा तो उसमें एक नई टेक्निक यूज़ की गई, स्किप एंट्री की। ओरियन कैप्सूल जो है उसको पैसिफिक ओशन में स्किप एंट्री के थ्रू लैंड करवाया गया। ये एक नई लैंडिंग टेक्निक है जिसके चलते स्पेसक्राफ्ट को स्प्लैश डाउन करवाया जाता है लैंडिंग साइट के ऊपर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ओरियन जब अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया था तो उसके बाद उसने अर्थ के एटमॉस्फेयर को यूज़ किया है, और मतलब पैराशूट्स वगैरह की हेल्प से ओशन में, पैसिफिक ओशन में उसने लैंडिंग किया है। ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है लीजू वारन बैबलर के बारे में। अभी बेसिकली एक नई स्पीसीज, रेन बैबलर की एक नई स्पीसीज डिस्कवर की गई है और इसको अरुणाचल प्रदेश में से डिस्कवर किया गया है। कुछ बर्ड वॉचर की टीम जो है वो एक रेयर ग्रे बिल्ड रेन बैबलर को देखने के लिए मुगाफी पीक पे गई थी अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ पे उन्हें ग्रे बेलीड रेन बैबलर की जगह पे एक सिमिलर सॉन्ग बर्ड जो है वो देखने को मिला। वो भी मतलब एक लेकिन वो ऑलमोस्ट बिल्कुल ग्रे बेलीड रैन बैबलर जैसा था, लेकिन उसका साउंड थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये इनको ने बोला कि एक नई स्पीसीज़ है। ये जो नई स्पीसीज़ है इसमें थोड़ा सा और चेंज था मॉर्फोलॉजिकली, कि इसकी जो बेली थी वो विटिश कलर की इसकी कंपैरेटिवली बेली थी, और इसका जो सॉन्ग था, जो ये गाना गाती है, बेसिकली बैबलर जो होते हैं उनको सॉन्ग बर्ड बोला जाता है। ये कुछ गाना गुनगुनाते रहते हैं, तो ये जो गाना गाते हैं वो नागा रैन बैबलर के जैसा था। सो टीम ने इसको नया नाम दिया, इसको लीसू रेन बैबलर बोला जाता है, और ये बेसिकली लीसू कम्युनिटी जो है स्टेट की, उसके बाद इसको नाम दिया गया है। ग्रे बेलिड रेन बैबलर जो है इसका नाम ये है स्प्लोरेनिसिस रेप्टाटस। सो ये इसका साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम है। ये एक सॉन्ग बर्ड है जिसको मतलब एक डिस्टिंक्ट स्पीशीज की फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया गया था 2008 में। ये बेसिकली म्यांमार में फाइंड की जाती है और उसके अलावा चाइना और थाईलैंड में मिलती है। इसकी ग्रे कलर की बेली होती है और आईयूसीएन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न्ड है। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है पीएम आदि ग्राम योजना के बारे में। नाम से पता चल रहा है कि आदि यानी कि ट्राइबल, आदर्श ग्राम मतलब मॉडल विलेज। सो ट्राइबल एरियाज, जहाँ भी जिस भी गांव में सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन प्रेजेंट है, तो उन गाँव को, उन विलेजेस को मॉडल विलेजेस में कन्वर्ट करना है। सो ये ट्रांसफॉर्म करेगा 36,428 विलेजेस को मॉडल ट्राइबल विलेजेस में। अब इसमें क्या है कि एक स्पेशल सेंट्रल सेक्टर असिस्टेंस वाली स्कीम है, एक एग्जिस्टिंग स्कीम है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम। सो इस स्कीम का नाम चेंज किया गया है, इसको प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना का नाम दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आएगी और इसको 2026 तक मतलब इसका टाइम पीरियड है जिसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मेन इसमें क्या किया जाएगा, देखिए एम इसका है कि हमें गैप्स को मिटिगेट करना है, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो भी कमियां हैं वो प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है इस एरिया में जहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्राइबल की पॉपुलेशन प्रेजेंट है। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा कि विलेजेस की नीड्स, उनके पोटेंशियल और उनकी एस्पिरेशन के बेसिस के ऊपर विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाए जाएंगे। उसके अलावा मैक्सिमम मतलब कि काइंड ऑफ इंडिविजुअल की फैमिली के बेनिफिट्स, ऐसी स्कीम्स लाई जाएंगी जिससे मैक्सिमम इंडिविजुअल और फैमिलीज का बेनिफिट हो। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा वाइटल सेक्टर्स में, जैसे कि हेल्थ के लिए हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, एजुकेशन के लिए स्कूल, कनेक्टिविटी के लिए रोड्स और लाइवलीहुड के लिए स्किल डेवलपमेंट की जाएगी। आदर्श ग्राम उनको बनाया जाएगा स्पेसिफिकली सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन का मतलब है कि जैसे कि
उस एरिया में या उस गांव की 40% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मतलब 36,428 विलेजेस को चूज़ किया गया है जिनमें एटलीस्ट 50% ट्राइबल पॉपुलेशन है, और 500 एसटी और एसटी अक्रॉस द यूटी, मतलब जिनको नोटिफाई किया गया है, ठीक है। और इसमें 8 सेक्टर्स में डेवलपमेंट की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है जेमिनिड मीटियर शावर के बारे में। जेमिनिड मीटियर शावर जो है ये एक एनुअल सेलेस्टियल काइंड ऑफ मीटियर का इवेंट है जो हर साल देखने को मिलता है। बेसिकली मीटियर शावर, इससे पहले थोड़ा सा ये देखते हैं कि मीटियर, एस्टेरॉयड और कॉमेट में डिफरेंस क्या होता है। देखिए एस्टेरॉयड जो होते हैं ये बड़े बड़े मतलब उसके रॉक के बने हुए कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं, रॉक के बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये सन के चारों तरफ घूमते हैं, और ये मार्स से जुपिटर के बीच वाली लेयर में पाए जाते हैं। कॉमेट बेसिकली क्या होते हैं कि इसमें डेब्रिस भी होता है, रॉक्स भी होती हैं, लेकिन ये बेसिकली आइस के बने हुए बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, ये भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। और मीटियर जो होते हैं वो यूजुअली कॉमेट से कुछ हिस्सा उसका टूट जाता है जब उसको मीटियर बोलते हैं। सो अब क्या है कि ये जो आप देखते हो कि एक शूटिंग स्टार आपको लगता है, वो शूटिंग स्टार नहीं होता, वो बेसिकली कॉमेट होता है। जब कॉमेट सन का रिवॉल्व करते करते धीरे धीरे अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है, तो वो उसको कॉमेट बोलते हैं। मतलब इन द सेंस कि उसको अर्थ हमारे यहाँ पे शूटिंग स्टार बोला जाता है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि पीछे एक टेल छोड़ रहा है। बेसिकली वो एक्चुअल में टेल कॉमेट की टेल नहीं होती है, क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर टेम्परेचर हाई होता है, दूसरा एयर का फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, तो आइस जो है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट करती जाती है, तो पीछे एक टेल दिखती है, तो ऐसा फील होता है कि वो एक काइंड ऑफ इसकी टेल है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में टेल नहीं होती, वो वाटर वेपर्स होते हैं। सो ये जो मीटियर शावर है बेसिकली ये ऐसा लगता है जैसे जो कॉन्स्टलेशन जेमिनी है, कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है स्टार्स की अरेंजमेंट, जैसे ओरियन है, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, हिंदी में सप्तऋषि, सैजिटेरियस, ये सारे हैं। सो ऐसा लगता है कि ये मीटियर शावर जेमिनी कॉन्स्टलेशन में से हो रहा है, लेकिन ये कॉन्स्टलेशन मीटियर शावर का सोर्स नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मीटियर्स जो होते हैं मोस्टली ये कॉमेट से ओरिजिनेट होते हैं, और जेमिनिड्स यानी कि ये वाला जो मीटियर शावर है, लेकिन ये वाला ये एक एस्टेरॉयड से हो रहा है। ये एस्टेरॉयड 3200 पाइथन नाम के एस्टेरॉयड से ये शावर होता है, ठीक है। और ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट रिलायबल एनुअल इवेंट है, और हर साल होगा ही होगा अगर क्लियर स्काई हो, ठीक है। तो उस टाइम पे आप अगर ऑब्जर्वर्स देखें तो वो 100 to 150 मीटियर्स वो देख सकते हैं कि एक आवर में इतने मीटियर्स गिर जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ज़ॉम्बी वायरस के बारे में, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है। सो साइंटिस्ट ने अभी बहुत सारे लार्ज वायरसेस को जो साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट रीजन में बरीड थे, एक एक्सपेरिमेंट की फॉर्मेट में से के लिए उनको वहाँ से निकाला है और उसको स्टडी किया है। सो ये देखा गया कि ये वायरस जो है वैसे इतने डेडली नहीं है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, ये सिर्फ कुछ अमीबा की स्पीसीज़ को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो मतलब जर्मनी, फ्रांस, रशिया से कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने 13 वायरसेस के सैंपल को साइबेरियन रीजन में से, परमाफ्रॉस्ट में से निकाल के जिंदा किया है, दोबारा से जिंदा किया है, इसलिए इसको ज़ोंबी वायरस बोल रहे हैं। बेसिकली आपको पता होगा कि वायरस जो होते हैं वो जब वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं तो वो डेड की तरह बिहेव करते हैं, और वायरस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर होंगे तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। और सारे के सारे वायरसेस जो हैं उनको मतलब कि कल्चर किया है उन्होंने, और उससे उनको दोबारा से रिजुविनेट किया है। और जो वायरसेस जिनको दोबारा से, इससे पहले भी ये ज़ॉम्बी वायरस से पहले भी इसके ऊपर अटैम्प्ट हो चुके हैं। पहले जो वायरस को रिजुविनेट किया है वो पिथो वायरस को किया है, मोली वायरसेस को किया है। अभी 13 एंशिएंट वायरसेस को दोबारा से रिजुविनेट किया है, और जो यंगेस्ट उसमें से है वायरस वो 27,000 साल पुराना वायरस है, और ओल्डेस्ट वायरस जो है वो अभी तक देखा गया है जिनमें जितने भी उनमें से 48,500 साल पुराना वायरस को भी जिंदा किया जा चुका है। और इसको बेसिकली पेंडोरा वायरस योडिमा नाम दिया गया था, जो ओल्डेस्ट वायरस रिवाइव किया गया। अब ये डायरेक्टली बर्फ़ में तो मिलेंगे नहीं, तो वायरस बेसिकली कहाँ पे मिलते हैं कि जो बर्फ़ में प्रिजर्व्ड एनिमल हैं जिनकी डेथ हो गई थी, या फिर बर्फ़ के नीचे आके जिनकी डेथ हो गई थी और वो प्रिजर्व हो गए क्योंकि उसका उनका मतलब काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर है, और कम टेम्परेचर में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग कोई भी चीज़ होती है वो प्रिजर्व हो जाती है, एज इट इज़ मेंटेन हो जाती है, ठीक है। सो मैमथ में से, वूली राइनोसेरस में से, या फिर प्री हिस्टोरिक टाइम में जो हॉर्सेज होते थे उनकी बॉडी में से उसको मतलब उनकी सिस्टम में से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है 1000 पिलर टेम्पल के बारे में। ये 1000 पिलर टेम्पल जो है ये हनुमा कोंडा हिल्स में है, वरंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में। अभी कुछ तमिलनाडु के स्कल्पचर्स को लेके जाया गया है, उनकी हेल्प से इस मंदिर का मंडप जो कि डैमेज हो चुका था काफ़ी टाइम पहले, उस मंडप को दोबारा से बिल्ड करने की रिस्टोर करने के लिए उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। और ये जो 1000 पिलर टेम्पल है इसका नाम रुदेश्वरा स्वामी टेम्पल है, ये हनुमा कोंडा में है,
ठीक है। और बेसिकली ये जो टेम्पल है इसका मेन डिटी लॉर्ड शिवा है। लॉर्ड शिवा के अलावा लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड सूर्य की भी वहाँ पे प्रतिमाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको त्रिकुतल्यम बोलते हैं। ठीक है। इसको 12वीं सदी में बनाया गया था, किंग रुद्रदेवा ने इसको बनाया था, और किंग रुद्रदेवा थे ये पहले इंडिपेंडेंट किंग थे काकतीय साम्राज्य के। उसके अलावा इसमें सैंडबॉक्स टेक्निक यूज़ की गई है, क्योंकि पिलर जो है बहुत इंट्रीगेटली कार्व्ड है, तो सैंडबॉक्स टेक्निक से उसको बनाया गया है। इसका जो मंदिर है, मंदिर के मंडप में एक मैजेस्टिक नंदी की जो है सीटेड है, उनकी नंदी की मूर्ति वहाँ पे है। उसके अलावा ये जो मंदिर है इसका मंडप मोहम्मद बिन तुगलक जब इंडिया में उसने इन्वेजन किया था 1323 में, तो उस टाइम पे ये डिस्ट्रॉय हो गया था। ठीक है। और अब इस रिस्टोरेशन वाला जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, इसकी अथॉरिटी जो है टेक आउट करने की, उसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, और ये इसकी फ़ोटो है। इसके अलावा ये देखिए मंदिर जो टेम्पल आर्किटेक्चर का बेसिक है, ये गोपुरम है। ये वाला एरिया जहाँ पे जो वर्शिपर्स होते हैं या फिर जो पूजा करने आते हैं लोग, श्रद्धालु होते हैं, वो वहाँ पे वेट करते हैं, उसको मंडप बोलते हैं। जहाँ पे भगवान को रखने वाली या भगवान की जो प्रतिमा रखने वाली जगह होती है, उसको गर्भगृह बोलते हैं। ये विमान है उसके ऊपर, बिल्कुल गर्भगृह के ऊपर, और उसके टॉप के ऊपर ये शिखर है। सो ये बेसिकली इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है जीआई टैग। बेपोर उरू के लिए जो है जीआई टैग मांगा जा रहा है। कोझिकोड टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल ने अप्लाई किया है कि हमें जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाए बेपोर उरू के लिए। अब ये है बेपोर उरू बेसिकली। सो ये एक बहुत बड़े साइज़ की वुडन डॉ होती हैं या शिप बोल सकते हैं इसको, और इसको सारी की सारी शिप को हैंड से बनाते हैं आर्टिसंस, जो कारपेंटर्स होते हैं बेपोर इलाके में, केरला में है ये बेसिकली, तो वो हाथ से इसको सारी को बनाते हैं। और ये जो बेपोर नाम का टाउन जगह है, ये छलियार रिवर के टाउन उसके ऊपर है, बैंक के ऊपर बना हुआ है। और उरू जो है ये सदियों से, ठीक है, सदियों से बनाई जा रही है ये शिप्स ऐसी वाली। ठीक है। बोला जाता है कि ये मैरीटाइम ट्रेड जब मेसोपोटामिया के साथ होता था तब भी यही यूज़ की जाती थी, और ये प्रीमियम वुड से बनाई जाती हैं, एक स्पेशल टाइप की टीक से बनती हैं ये, जो कि नीलांबूर फॉरेस्ट से लाई जाती है स्पेसिफिकली इसी काम के लिए। और मपीला खलासिस जो है वो वर्ल्ड फेमस है अपनी स्किल के लिए, उरू बनाने के लिए। ठीक है। सो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट है गंगा प्रोजेक्ट के बारे में। गंगा प्रोजेक्ट को अभी यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है कि इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गंगा रिवर को रिजुविनेट करने के लिए। क्लीन गंगा जो है एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसको गंगा रिवर की हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए लगाया गया था। देखिए गंगा रिवर का जो कैचमेंट एरिया है बहुत बड़ा है, 520 मिलियन लोगों की जिंदगियां गंगा रिवर, क्योंकि वो गंगा के बेसिन में लाई करते हैं, तो उनकी लाइफ जो है इसके ऊपर डिपेंड करती है। गंगा रिवर को साफ करने से 520 मिलियन लोगों की लाइफ जो है वो इंप्रूव हुई है। नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट लाया था 2014 में गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए। इसका मेन पर्पस था कि जो भी गंगा है या उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनको रिजुविनेट करना है, प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व करना है। ठीक है। इसके अलावा जो भी उसके एरिया में वाइल्ड लाइफ स्पीसीज होती हैं उन सबको रिवाइव करना है, जैसे कि डॉल्फिन है, सॉफ्ट शेल टर्टल्स हैं, ओटर्स हैं या फिर हिल्सा फिश है, इन सबको करना है। उसके अलावा वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप से एक इनिशिएटिव है, ये यूनाइटेड नेशन डेकेड एक सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। सो ये जो इनिशिएटिव है ये यूएनईपी और एफएओ का इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। सो ये बेसिकली इसके बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है G20 के बारे में। अभी क्योंकि देखिए आपको पता है कि इंडिया जो है उसके पास प्रेसिडेंसी है G20 की। सो इंडिया ने अपनी एजिस के अंडर अपनी प्रेसिडेंसी के टाइम पे पहली G20 के फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के डेप्यूटीज़ की एक मीटिंग करवाई है। ये मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी, और इसको को चेयर किया था यूएन के यूनियन सेक्रेटरी ने, मतलब हमारी कंट्री के जो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसको को चेयर किया था, और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी थे उसमें। अब इसमें डिस्कशन हुई थी बेसिकली 5 टॉपिक्स पे। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी के क्या ग्लोबल इकोनॉमी के क्या रिस्क्स हैं और क्या इकोनॉमी का सेटअप चल रहा है। उसके अलावा मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, ग्लोबल डेट की वल्नरेबिलिटीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए, फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे इंप्रूव किया जाए, और रेजिलियंट और इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सिटीज़ जो है आने वाले कल के लिए बनाई जाएंगी, इसके ऊपर डिस्कशन की गई थी। उसके अलावा इंडिया ने बोला कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हर पर्सन के लिए बैंक अकाउंट खोल दीजिए, बैंक में ट्रांजैक्शंस भी होनी चाहिए, जिसके लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बारे में। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है उन्होंने एक MOU साइन किया है
एक कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम नाम से क्लियर हो रहा है कि जो कृषि में जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन स्पेस की हेल्प से उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, जिसके चलते वो एक एविडेंस को यूज़ करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेक कर सकें एग्रीकल्चर सेक्टर के वेरियस एस्पेक्ट से रिलेटेड। सो इसके लिए ये स्कीम लाई गई है और इससे एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, कैपेबिलिटी इंप्रूव होगी सारे के सारे स्टेक होल्डर्स की जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है। इसमें क्या होगा कि ये टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की जाएंगी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में, और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ को भी इससे प्रोवाइड की मिलेंगी और एक्सपोर्ट जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। बेसिकली इसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जाएंगी। इसके अलावा कुछ डेटाबेसेस यूज़ किए जाएंगे जैसे कि रीसेट 1 का डेटा बेडास, और इसके अलावा जो भुवन एक जियो प्लेटफॉर्म है इसरो का, वो भी इसमें यूटिलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम एक स्कीम थी, उसका नाम चेंज किया गया है, उसको पीएम विकास नाम दिया गया है। अब ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए ये के अंडर आती है ये स्कीम, और ये स्कीम जो है इसका मेन पर्पस ये है कि स्किलिंग को प्रोवाइड करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करनी है, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है माइनॉरिटी और आर्टिसन कम्युनिटी को। अब ये विकास स्कीम जो है ये 5 स्कीम्स को मर्ज करती है। 5 स्कीम कौन कौन सी को मर्ज किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर? सीखो और कमाओ। सीखो और कमाओ का मेन पर्पस था कि नॉन ट्रेडिशनल टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट करनी है लोगों में, ताकि वो नई स्किल सीखें और उसको यूज़ करके जॉब लें। उस्ताद यानी कि अपनी ट्रेडिशनल जो उनकी पुरानी कोई ट्रेडिशनल ट्रेनिंग है उसको यूज़ करके उनको मतलब उसके बारे में ट्रेनिंग देनी है उनकी किसी ट्रेडिशनल स्किल के ऊपर। हमारी धरोहर में भी यही होगा कि ट्रेडिशनल स्किल के ऊपर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। नई रोशनी में उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़, एंटरप्रेन्योरशिप का कंपोनेंट सिखाना है और नई मंजिल के अंडर उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला कंपोनेंट भी इसमें ऐड किया गया है ताकि मतलब लाइवलीहुड माइनॉरिटीज़ का जो है या आर्टिसन कम्युनिटीज़ का उसको इम्प्रूव किया जाए, माइनॉरिटीज़ एंड आर्टिसन कम्युनिटीज़ का। और इसका जो टाइम पीरियड है 15 फाइनेंस कमीशन के साथ इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 2026 तक ये स्कीम चलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है अग्नि 5 मिसाइल के बारे में। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, 2 तरीके की मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल होती हैं जिसको एक जगह से फायर किया जाता है, फिर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती हैं, देन अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करती हैं। ठीक है, और मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को लीव करके फिर उसमें दोबारा एंटर करती हैं। ये अनगाइडेड रहती है अपने पूरे पाथ के लिए। ठीक है, और दूसरी तरफ होती है क्रूज मिसाइल जिनका डेसिग्नेटेड पाथ होता है, गाइडेड पाथ होता है कि यहाँ से इसको रिलीज़ किया है और पता होता है कि यहाँ से इस जगह से इस लोकेशन से इस कोऑर्डिनेट से निकल के ऐसे मूव करेगी। ये सारा का सारा टाइम एटमॉस्फेयर में रहती हैं, बाहर नहीं जाती हैं। ठीक है, और ये टारगेट को बहुत हाई प्रिसीजन के साथ इसको जो है हिट करती हैं। ठीक है, और इनको रेडार वगैरह से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और अग्नि 5 जो है देखिए अभी ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो, मतलब उसकी काफ़ी ज़्यादा रेंज है, कंपैरेटिवली 5000 किलोमीटर के आसपास की रेंज है। देखिए इंटीग्रेटेड एक सिस्टम था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब हमारे लीडर थे इस मिसाइल प्रोग्राम के, तो उन्होंने एक सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन करने के लिए उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके अंडर हमने 5 तरीके की मिसाइल्स बनाई थी। पृथ्वी, देन अग्नि, देन त्रिशूल, देन नाग एंड देन आकाश। ऐसे एक्रोनिम याद कर सकते हैं आप, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। ये 5 तरीके की मिसाइल्स इन्होंने डेवलप की थी। अग्नि सिस्टम को दोबारा और ज़्यादा डेवलप किया गया था, साथ के साथ सरफेस टू सरफेस ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इनको और डेवलप किया गया था। तो उसके चलते अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 और अभी 6 भी जो है वो अभी मैन्युफैक्चरिंग में है, मतलब अंडर डेवलपमेंट है। तो ये इसके अंडर डिफरेंट टाइप की अग्नि को अलग से डेवलप किया गया था। अग्नि 5 जो है ये अभी कंपैरेटिवली सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया जा चुका है काफ़ी बार 2012 से अब तक। अग्नि 5 मिसाइल जो है इसको APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा कोस्ट के पास जो है वहाँ से इसको टेस्ट किया गया है, और ये टेस्ट जो है स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड ने इसको कंडक्ट किया है। और ये मिसाइल जो है इसको DRDO ने बनाया है IGMDP प्रोजेक्ट के अंडर। इसके अलावा अग्नि 5 जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है।
ठीक है, पहली बात कि ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, ये न्यूक्लियर वॉरलोड को भी कैरी कर सकती है। इसकी 17 मीटर हाइट है और ये 1.5 टन तक का वॉरहेड कैरी कर सकती है। इसको यूज़ करके यूरोप से लेके चाइना के नदर्न हिस्से तक को टारगेट किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है स्वॉट के बारे में। नासा ने अभी एक वाटर मॉनिटरिंग सैटेलाइट जो है स्पेसएक्स की हेल्प से एक वाटर मॉनिटरिंग सैटेलाइट को अभी लॉन्च किया है। ये जो सैटेलाइट है ये ग्लोबल वाटर सर्वे करेगा। फर्स्ट पहला ऐसा ग्लोबल वाटर सर्वे किया जाएगा। इसमें सरफेस वाटर और ओशन टोपोग्राफी को ये देखेगा। ठीक है, रेडार एडवांस रेडार सैटेलाइट है जिसका मेन पर्पस ये है कि हम वाटर का अनप्रेसिडेंटेड व्यू आना चाहिए कि मतलब बहुत बड़े लेवल से बहुत डेप्थ तक वाटर को ये देख पाए। इसको नासा ने बनाया है, साथ में फ्रेंच और कनेडियन काउंटर पार्ट्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि ये मतलब ये हेल्प करेगी साइंटिस्ट को ओशन सर्कुलेशन के मॉडल को देखने के लिए कि ओशन में सर्कुलेशन कैसे होती है पानी की। वेदर और क्लाइमेट फोरकास्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज की क्या कमी हो रही है, कहाँ ड्रॉट वाला आ रहा है सिस्टम, कहाँ पे फ्लड हो रहा है, कहाँ पे एस्चुरी में वाटर एंटर कर रहा है, कहाँ पे सॉल्ट वाटर की इंट्रूजन हो रही है, ये सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। इसके अलावा इसमें रेडार टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। रेडार टेक्नोलॉजी है ये एडवांस्ड माइक्रोवेव रेडार टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी जो मतलब वाटर बॉडीज़ के डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। देखिए बेसिकली रेडार टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक रेडियो वेव ऐसे भेजी जाती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक करती है, उसके बाद वहाँ से वापस आती है रिफ्लेक्ट करके। मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है लेकिन जो वापस आती है उसी पाथ के ऊपर, और उसको जो डिटेक्टर होता है एंटीना होते हैं वो उसको कैप्चर करते हैं सिग्नल को। फिर उस सिग्नल को कंप्यूटर पे एम्पलीफाई किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है कि उसकी लोकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट कितना दूर है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग बैंड्स होते हैं, का बैंड, कू बैंड। सो इसमें जो ये वाला सैटेलाइट बन रहा है इसमें का बैंड यूज़ किया जाएगा। ये का बैंड का क्या पर्पस है कि ये मतलब ऊपर से देखिए अगर वो नीचे सरफेस ऑफ वाटर को देख रहा है, ओशन को देख रहे हैं, तो बीच में कितने सारे बादल और सब चीज़ें आएंगी, तो ये डिस्ट्रैक्शन उसको रेडार को इम्पैक्ट ना करे, तो इसके लिए का बैंड यूज़ किया जाता है जिसमें जो वेव्स होती हैं वो क्लाउड कवर वगैरह को बहुत ईजिली पेनिट्रेट कर सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है एक्सरसाइज सूर्य किरण के बारे में। सूर्य किरण ना आपको पता ही होगा कि नेपाल और इंडिया की आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, ये 16th एडिशन हो रही है इस एक्सरसाइज की अभी। सो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें दोनों कंट्री के पर्सोनल आर्मी पर्सोनल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये है कि जंगल वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन सिखाने हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में स्किल लेनी है। ठीक है, उसके अलावा ये एक्सरसाइज में रिलीफ वर्क पे फोकस किया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाली चीज़ों में इम्पोर्टेंट पार्ट फोकस किया जाता है। 2022 में सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है ये रूपंदेही डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, लुम्बिनी जोन में, इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। इससे पहले जो हुई थी वो पिथौरागढ़ में हुई थी, इंडिया के उत्तराखंड में है ये। ठीक है, 2021 में यहाँ हुई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है नूपीलाल डे के बारे में। 83rd नूपीलाल डे जो है मणिपुर में सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये नूपीलाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स इम्फाल में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मणिपुर की गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे नूपीलाल डे को हर साल 12 दिसंबर को सेलिब्रेट करती है और ये डे जो है मणिपुर की विमेन को सेलिब्रेट करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ये डे। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ था, पहली नूपीलाल का मतलब कि पहली बार जब एक्चुअली क्या था 1904 में एक कर्नल मैक्सवेल आए थे। उन्होंने एक मणिपुर में ना एक पुराना सिस्टम होता था लालूप सिस्टम। लालूप सिस्टम के अंदर क्या था कि हर मेल मान लो 30 दिन वो अपना नॉर्मल काम कर रहा है, 30 दिन के बाद उसको 10 दिन के लिए अनपेड लेबर देनी पड़ती थी। ठीक है, राजा को या जहाँ पे भी वो मतलब जो उसके ओवरलोड्स हैं, फिर 30 दिन काम कर सकता है, फिर उसको फिर 10 दिन के लिए फ्री लेबर देनी पड़ती थी। तो जब एक कर्नल मैक्सवेल नाम के एक पर्सन आए थे तो उन्होंने इस लालूप सिस्टम को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया था और बोला था कि मतलब जो मेन है वो फ्री लेबर परफॉर्म करेंगे। सो गवर्नमेंट के मणिपुरी विमेन जो थी उन्होंने आर्म्स के साथ वो खड़ी हो गई थी गवर्नमेंट के इन ऑर्डर्स के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मतलब जो मेन है वो फ्री लेबर की फॉर्म में उस पॉलिटिकल एजेंट का घर नहीं बनाएंगे वहाँ पे। सो उसके अगेंस्ट वो खड़ी हो गई थी, तो उसको पहली नूपीलाल की लड़ाई बोलते हैं। सेकंड नूपीलाल हुआ था 1939 में, जब मणिपुर में क्या हुआ था कि बेसिकली फेमाइन जैसी कंडीशन हो गई थी क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे वहाँ पे जितनी भी चावल की प्रोडक्शन होती थी उसको बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे, जिसके चलते वहाँ पे खाने को कुछ नहीं बचता था। ठीक है, सो विमेन ने इस चीज़ के भी अगेंस्ट जो है अपराइजिंग शो की थी, तो ये सेकेंड नूपीलाल है, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है कस्तूरी कॉटन के बारे में। सो एक अभी MOU साइन किया गया है कस्तूरी कॉटन को प्रमोट करने के लिए। कस्तूरी कॉटन बेसिकली क्या है कि कॉटन का इंडिजिनस ब्रांड है। कस्तूरी कॉटन को 2020 में लॉन्च किया गया था एक ब्रांड और एक लोगो के साथ। अब कस्तूरी कॉटन जो है उसको मतलब
को, उस ब्रांड को वाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस और इंडियननेस के लिए जाना जाता है। इसके अलावा कुछ कस्तूरी, जैसे हमारा कस्तूरी ब्रांड है, कॉटन का, जो इंडिया में से कॉटन जो भी बेचा जाएगा वो कस्तूरी ब्रांड के अंडर बेचा जाएगा। ये जो ब्रांड है इसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ओन करती है, पहली बात। और इसको टेक्सप्रोसिल नाम की एक कंपनी जो है, मतलब वो ट्रेड और इसकी इंडस्ट्री को देखती है। वर्ल्ड में हमारे कस्तूरी के अलावा 2 और ब्रांड है, यूएस पीमा और इजिप्शियन गीज़ा नाम के ब्रांड्स भी हैं। ठीक है, सो ये इसके बारे में है। और नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बारे में। इंडिया ने अभी एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नाम का एक कि अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, एक टॉक्स लॉन्च की हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब किसी भी कंट्री की फोर्सेस पीस कीपिंग, यूएन का पीस कीपिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए किसी दूसरी अफेक्टेड स्टेट में जाती हैं, जैसे, या फिर डिस्टर्ब स्टेट में जाती हैं, जैसे कि सीरिया वगैरह में, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है कि उन लोगों के साथ, पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ कुछ वॉर क्राइम्स होते हैं। सो उन्हीं वॉर क्राइम्स को कम करने के लिए, उन्हीं वॉर क्राइम्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए, उन्हीं क्राइम्स के अगेंस्ट बात करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नाम का इनिशिएटिव इंडिया ने लिया है अपनी प्रेसिडेंसी के टाइम पे। ठीक है, करंट प्रेसिडेंसी के टाइम पे इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है। अब ग्रुप ऑफ फ्रेंड में क्या है, इसके को चेयर कौन कौन है कि इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल। इसका मेन पर्पस ये है कि अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करनी है कि पीस कीपर्स के साथ जो भी क्राइम्स होते हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है होस्ट अथॉरिटीज़ को, ताकि वो क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर्स को कम कर सकें। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी। ठीक है, और एंगेज करेंगे एक्टिवली सारी ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली इंडिया ने ये बोला है कि वो बहुत जल्दी एक डेटाबेस बनाएगा जिसमें सारे के सारे क्राइम जो भी ब्लू हेलमेट्स यानी कि पीस कीपर्स के साथ जो भी क्राइम होते हैं उन सबको जिसमें नोट किया जाएगा। ठीक है, और इंडिया इस ग्रुप की ये ग्रुप जो है हर साल, मतलब 2 मीटिंग जो है वो हर साल अपनी ऑर्गेनाइज करेगा, कन्वीन करवाएगा। ठीक है, और उसमें मतलब जो भी परमानेंट मिशंस हैं या फिर जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के टॉपिक्स पे बात की जाएगी। सो दिस इज इट अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क us in the telegram section. You can ask us in the comment section, and for the pdf of this, for getting the pdf of this current affair compilation, you can access our telegram channel. Questions for this would also be provided into the telegram channel itself, and I hope you people liked it. Please share it with your friends. Thank you.